बिहार पंचायत चुनाव पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा। चुनाव की तैयारियों पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी, कहा हम पूरी तरह तैयार, निर्वाचन आयोग तय करे कब कराना है चुनाव। आज से मधुपुर में डेरा जमाएंगे सीएम सोरेन, चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। 5 प्रखंडों में सभाओं का किया गया आयोजन। बिहार में कोरोना मामलों ने तोड़े अब तक के रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा 1911 नए मरीज। कुल एक्टिव केसों की संख्या 7504। बोकारो आईजी ने पुलिस अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। अपराध नियंत्रण पर की समीक्षा, अपराधियों को दिए कई निर्देश। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सोरेन कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण अभियान को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और टीकाकरण की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। तो कोरोना को लेकर पीएम की मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की गई। कोरोना और टीकाकरण की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोरेन कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण अभियान को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। वहीं कोरोना के चलते बिहार में अब तक पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। तो कोरोना के चलते बिहार में अब तक पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। तो कोरोना का दौर चल रहा है और इसी बीच बिहार पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक, पंचायत चुनाव को लेकर के इस कोरोना दौर में संशय बना हुआ, अभी तक इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया जा चुका है। देखिए नियाज, राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कंडक्ट करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तैयारियां कर रखी थी और मार्च और अप्रैल और मई इन 3 महीनों में चुनाव कराने की पूरी तैयारियां थी। लेकिन देखिए मामला कोरोना को लेकर नहीं अटका है। मामला अटका है कि जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो पंचायती राज के चुनाव होंगे अब वो ईवीएम के माध्यम से होंगे, यानी उसके लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि एक पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था में 6 चीजों के लिए एक बार में वोट डाले जाते हैं। इसके लिए एक विशेष तरह की ईवीएम की जरूरत थी। ईवीएम के लिए जो हैदराबाद की कंपनी है उसके साथ सरकार ने करार किया था, लेकिन ऐन मौके पर वो मामला अटक गया और जो भारत निर्वाचन आयोग ने उसके लिए एनओसी नहीं दिया। एनओसी नहीं देने के कारण ईवीएम की खरीद नहीं हो पाई और ईवीएम की खरीद नहीं होने के कारण इस चुनाव में देरी हो रही है। तो महत्वपूर्ण कारण है कि ईवीएम की खरीदारी नहीं हो पाना, क्योंकि बिहार सरकार ने बैलेट के लिए तैयारी नहीं की थी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए जो तैयारियां होती है वो पहले से नहीं की गई थी। ऐसे में देरी होना लाजमी है। कई राउंड की बात हो चुकी है राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि जिस ईवीएम की मांग कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन है और उसके लिए एनओसी देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसकी हैकिंग और चीजों की समस्या हो सकती है।
ये मामला हाईकोर्ट में भी है और हाईकोर्ट ने 2 बार इसकी सुनवाई भी की है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना काल भी है, अब कोरोना तेजी से जिस तरह बढ़ रहा है वो भी पंचायत चुनाव में संशय पैदा कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ईवीएम खरीदारी के लिए एनओसी नहीं देना एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। राज्य चुनाव आयोग ने भी अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन कर दिया था, तमाम गाइडलाइन जारी कर दिए थे, लेकिन तिथि नहीं घोषित जो हो पा रही है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम जो टाइप 3 ईवीएम के लेकर सहमति नहीं बन पाई। एक तरह से कहा जाए कि एनओसी नहीं दिया है अभी, और जब तक भारत निर्वाचन आयोग एनओसी नहीं दे देता है, कोई भी कंपनी किसी को भी, चाहे वो कोई सरकारी संस्था क्यों न हो, उसको ईवीएम की सप्लाई नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि बिहार में चुनाव डिले हो रहा है। जी शशांक, लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना का दौर चल रहा है और इस दौर में किस तरीके से चुनाव कराने हैं, इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति तय की गई है? चुनाव की अगर चुनाव होते भी हैं, क्योंकि जिस तरह से मामला बढ़ रहा है कोरोना और अभी चुनाव पे कोई दिशा नहीं निकली है, तो बहुत संभव है कि जब चुनाव तमाम चीजें सुलझ भी जाए अगर, तो चुनाव कराने में राज्य सरकार को मुश्किल लगी। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग कई राज्यों में चुनाव करा रहा है, तो और बिहार में उन राज्यों की अपेक्षा मामले कम भी है, तो ऐसे में पंचायत चुनाव होने में बहुत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर ईवीएम का मामला सुलझ जाता है, वैसे उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने एनओसी अभी नहीं दिया है तो समय लगेगा। लेकिन अगर मामला सुलझ भी जाता है तो सरकार के लिए थोड़ा टफ होगा। लेकिन सरकार बिहार में चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के कोरोना काल में ही हुए हैं। ऐसे राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं चुनाव कंडक्ट कराने की, जो प्रशासनिक अमला है, उनके पास पर्याप्त अनुभव है कोरोना काल में चुनाव कराने का। लेकिन देखना ये होगा कि ईवीएम के लिए आदेश कब मिलता है या नहीं मिलता है, और उसके बाद राज्य सरकार निर्णय क्या लेती है, क्योंकि ये निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा। क्योंकि कोविड अगर ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा फैलाव होता है, तो सरकार कुछ एडवर्स ले भी सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि 15 जून तक अगर चुनाव नहीं होते हैं और पंचायतों के प्रतिनिधि शपथ नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचायतें भंग हो जाएंगी, जो और तमाम अधिकार राज्य के अधिकारियों के पास रहेंगे, तो विकास काम भी प्रभावित होगा। तो देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। जी शशांक, तो ये पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कब तक तारीख तय कर सकता है? देखिए, मैंने आज पहले ही कहा है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग के सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार ने जो तैयारियां की थी चुनाव कराने की, वो कराई थी ईवीएम के माध्यम से, और उसके लिए उन्होंने बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस की जो तैयारियां होती है वो नहीं की थी। ऐसे में सारा निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भारत निर्वाचन आयोग, और चूंकि ये मामला हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में चला गया है, पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग दोनों से बात करके रास्ता निकालने की बात कही है। तो अगर भारत निर्वाचन आयोग एनओसी कब तक देता है और देता है कि नहीं देता है, इस बात पर अगली तारीख तय होगी, क्योंकि इसी पर जब तक ईवीएम के लिए एनओसी नहीं मिलेगा, चुनाव की तारीख राज्य निर्वाचन आयोग तय नहीं कर सकता है। जी, तो इसके साथ साथ जैसा कि ईवीएम से चुनाव कराने की बात की जा रही है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ईवीएम को लेकर के विरोध भी देखने को मिला है कि पंचायत चुनाव में कम से कम ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से हमेशा से सवालिया निशान खड़े किए जाते रहे हैं, तो अब पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होना, इसको लेकर के विरोध भी देखने को मिला। शशांक, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर कोई खासा विरोध नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इससे बिहार में कई चुनाव बिल्कुल नहीं हुए हैं, लेकिन कई राज्यों ने इसका प्रयोग जरूर है। देखिए, नियाज महत्वपूर्ण विषय है कि एक पंचायत में, यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होगा उसमें 6 पदों के लिए एक पंचायत में एक साथ चुनाव होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर, और महत्वपूर्ण ये भी है कि एक पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में मैनुअल इलेक्शन जिसको कहते हैं बैलेट पेपर से, वो थोड़ा टफ रहा था, क्योंकि पंचायतों की संख्या है और पंचायत में एक ही पद के लिए एक ही व्यक्ति को 6 वोट डालने होते हैं। तो ये मैकेनिज्म राज्य सरकार ने सोची थी और राज्य निर्वाचन आयोग ने सोचा था, और कई राज्यों ने इसका प्रयोग भी किया है। लेकिन जो जिस तकनीक की ईवीएम की सप्लाई का ऑर्डर दिया था बिहार सरकार ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने, उस तकनीक के ईवीएम को लेकर भारतीय चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं आपत्ति है। तो वो जो तकनीक है वो बहुत लेटेस्ट वर्जन है, और केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग ये नहीं चाहती है कि इस तकनीक बाहर जाए और कोई टेम्परिंग या उस तरह की बातें सामने आए। ये टेम्परिंग और इस तरह की बातों को अवॉइड करने के लिए ही उसकी एनओसी नहीं दी जा रही है।
तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई विरोध की बात नहीं उठी है, क्योंकि अभी प्रायोरिटी है कि बिहार में भी पंचायत के चुनाव हो जाए, जिस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है, सत्ता लगा हुआ है। जी शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रदेश में मधुपुर उपचुनाव है और इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी चाल चल रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को घेरते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मधुपुर उपचुनाव में भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। 12 शिक्षकों से आपने वादा किया था, होमगार्ड के जवानों से आपने वादा किया था, हाई स्कूल के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे आपने वादा किया था, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों से वादा किया था। वादे की बात आपको हम ध्यान में इसलिए दिला रहे हैं कि काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। मुख्यमंत्री जी, मैं आग्रह, निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से, पारा शिक्षकों से, होमगार्ड के जवानों से, हाई स्कूल के शिक्षकों से एवं संविदा पर काम करने वाले लोगों पर, जिन पर आज आफत आई हुई है। और आफत इसलिए आई हुई है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। इसलिए मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है 17 अप्रैल को। उस दिन आप जन जागरण अभियान चलाइए, पूर्व में चुनाव हरा करके एक सबक सिखाने का आप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश, जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और अब इसी कड़ी में बीजेपी ने सरकार के ऊपर हमला किया है और उन्होंने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कामेश। बिल्कुल न्याज, देखिए मधुपुर विधानसभा के लिए जो उपचुनाव होने हैं 17 अप्रैल को, उसकी तिथियां जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है, आरोप प्रत्यारोप भी तेज होने लगा है और अब सियासी पार्टियां जो है अपनी जो अंतिम चाल है वो चलने पे उतारू हो गई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी प्रतिनिधित्व लंबे समय तक रहा है। राज परिवार वहां से दो टर्म विधायक रहे हैं। ऐसे में एक बार जिस तरह से मधुपुर सीट जो है हाजी हुसैन के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी और उस पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है और इस मुकाबले में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों गठबंधन की, एनडीए की बात की जाए या महागठबंधन की बात की जाए, दोनों गठबंधन के लोग जो है अपनी अंतिम चाल चलने पे हैं। इसी क्रम में एक वीडियो कल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने यह अपील की है राज्य के संविदा कर्मी, पारा शिक्षक और साथ ही साथ सहायक पुलिसकर्मी और ऐसे कई संविदा कर्मियों से उन्होंने अपील करते हुए वो दिख रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो वादा करके सत्ता हासिल की थी उस वादे को वो कहीं ना कहीं पूरा करने में विफल रही है। ऐसे में ये जितने भी लोग हैं जो संविदा कर्मी हैं, पारा टीचर हो या सहायक पुलिसकर्मी हो या होमगार्ड के जवान हो, ये जो है मधुपुर उपचुनाव में इनके महागठबंधन के खिलाफ में प्रचार करें। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक और भारतीय जनता पार्टी जो है मधुपुर उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां अपने नेताओं पर भरोसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो है ये लगातार अपील कर रही है कि ऐसे जो लोग हैं जो राज्य सरकार से नाखुश है, जो राज्य सरकार इनसे जो वायदे किए थे जिन लोगों से, उन वायदों को अगर पूरा नहीं कर पाई है तो वो लोग एक मंच पे आकर जो है वो महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ में प्रचार करें, जिससे महागठबंधन के प्रत्याशी की हार सुनिश्चित हो जाए। लेकिन न्याज दूसरी तरफ एक बात और बता दूं कि जो गंगा नारायण सिंह है जो आजसू छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वहां से मधुपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए ज़रूर भारतीय जनता पार्टी अपनी दांव खेल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जो उनके विधायक, पूर्व विधायक थे राज परिवार, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कई ऐसे बातें लिख रहे हैं और ऐसे कई संदेश दे रहे हैं जिससे अंदर खाने यह बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट भी शुरू हो गई है। उन्होंने स्पष्ट अपने ट्विटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कई कदार नेताओं को ट्वीट किया है कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। देखिए, इस बात से स्पष्ट होता है कि राज परिवार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय था कि गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए, उस निर्णय के खिलाफ में इस तरह की बातें जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जो तैयारियां तिथि घोषित की गई है, उसमें जो रणनीति काम कर रही है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं राज परिवार एक तरफ से देखा जाए तो भारी पड़ता जा रहा है। और उनको मनाने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक यह कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। राज परिवार जो है वो अभी उत्तराखंड के दौरे पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि चुनाव के इस समय में जिस तरह से राज परिवार ने भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होकर जो दूसरे जगह का दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे, तो ऐसे में भीतर खाने या सेंधमारी की बात की जा रही कि राज परिवार जो है गंगा नारायण सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि गंगा नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि राज परिवार का समर्थन जो है उन्हें लगातार मिल रहा है। लेकिन इस तरह की बातें आने के बाद जो है यह कहीं से स्पष्ट होता नहीं दिख रहा है नियाज कि राज परिवार जो है अभी तक का अगर पूरा सिनारियो देखा जाए तो उस सिनारियो में कहीं भी राज परिवार दिखे हो। चाहे नामांकन की बात की जाए, जब गंगा नारायण सिंह नामांकन करने गए थे उस समय भी वो कहीं नहीं दिखे थे, ना उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने अपना दुखड़ा जो है ट्विटर के माध्यम से फिर उस समय भी सुनाया था और अब भी सुनाते रहे। तो ऐसे में देखिए, मधुपुर उपचुनाव जो है हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों गठबंधन के लोग जो है, एनडीए की बात की जाए या महागठबंधन की बात की जाए, दोनों ओर से जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन यह जोर आजमाइश किसके पक्ष में जाएगा, महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा, यह चुनाव परिणाम जो 2 मई को आएंगे, 2 मई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा नियाज कि कौन सी पार्टी ने कितनी आजमाइश की और कितनी जोर आजमाइश की, कौन सी पार्टी की रणनीति भारी पड़ी, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड की सियासत जो है मधुपुर उपचुनाव के कारण जो है हाई प्रोफाइल, पूरी सियासत जो है गर्म होती जा रही है। और जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल उपचुनाव मधुपुर में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ एक और महागठबंधन के जितने मंत्री और विधायक हैं वो लगातार मधुपुर में दौरा कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की बात की जाए या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मधुपुर के लिए उनको जो है चुनावी दौरा का शेड्यूल जो है उनका बन चुका है। तो ऐसे में एक और जहां मुख्यमंत्री भी अपने प्रत्याशी जो है महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के प्रचार में जिस तरह से चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, दूसरी तरफ जो रामेश्वर उरांव है उन्होंने हाल ही में चुनाव प्रचार करके वहाँ लौटे, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख चुनाव प्रचार करके लौटे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुनावी दमखम दिखाने के लिए इस तरह की रणनीति बना रही है। चुनाव प्रचार के साथ साथ वह लोगों से अपील भी कर रही है कि जो लोग सरकार से नाखुश है वो नाखुश लोग जो है एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ प्रचार करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो उपचुनाव मधुपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित हो सके। जी नियाज। बिल्कुल कामेश, जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरफ जो कर्मी आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के एक तरफ बीजेपी ने राजनीतिक पासा फेंका है, तो वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कामेश की जो सरकार है, जो सोरेन सरकार है, उसका यह कहना है कि राज परिवार की नाराजगी उनको राजनीतिक फायदा पहुंचा सकता है। तो क्या बीजेपी राज परिवार को मनाने की कोशिश करेगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनसे राज परिवार का पूरा समर्थन हासिल है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट पे तो साफ तरीके से जाहिर कर दिया है अपनी नाराजगी। तो क्या बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी? और अगर राज परिवार नहीं मानते हैं तो ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है चुनाव में?
आंकड़े की बात की जाए तो जिस तरह से अगर 2014 की बात की जाए जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें जो है हाजी हुसैन अंसारी लगभग 88,000 वोट लाए थे और राज परिवार जो है लगभग 86,000 लगभग 20,000 मतों से हारे थे और आजसू के जो गंगा नारायण सिंह हैं वो लगभग 44,000 वोट लाए थे। तो ऐसे में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत जो है गंगा नारायण सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के जो वोट है एक साथ कोलैप्स कर जाएंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जीत जाएंगे। लेकिन अगर राज परिवार की बात की जाए तो राज परिवार मधुपुर से 2 टर्म विधायक रह चुके हैं, उनका एक अपना दबदबा है, एक अपना छवि है मधुपुर में। और जिस तरह से राज परिवार का टिकट काटकर राज परिवार को उम्मीदवार ना बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया, एक अच्छा कार्ड खेला था, एक अच्छी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच के साथ गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अब देखा जाए न्याज तो ये रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि राज परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से पूरी तरह से नाखुश दिख रहे हैं और नाखुशी के कारण ही राज परिवार जो है फिलहाल जो है राज्य से बाहर हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर राज परिवार को कुछ अगर मनाने का प्रयास नहीं करती है, अगर राज परिवार नहीं मानते हैं तो इसका खमियाजा जो है, इसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और शायद भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में शायद एक लंबे अंतरों से हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो विधायक जो राज परिवार है वो 2 टर्म जो है ये मधुपुर विधानसभा से 2 टर्म विधायक रह चुके हैं। तो उनकी जो छवि है, उनके जो कार्यकर्ता है वो जरूर राज परिवार के नाखुश होने से उनके कार्यकर्ता भी राज परिवार के साथ होंगे। हालांकि बिल्कुल ये बड़ी बात नहीं होती है। जिस तरीके से राज परिवार नाराज हुए हैं तो उनकी नाराजगी से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो हैं वो उनका जो चुनावी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इधर उधर खिसक सकता है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और राजनीतिक फायदा किसको कितना मिलने वाला है ये तो खैर चुनाव और मतदान के वक्त ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर के डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिले में बढ़ रहे कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में लगातार कोरोना संक्रमण से हो रही मौत और संक्रमित मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की। इस पर रोकथाम को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में किए जा रहे उपायों की समीक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर के डीएम कार्यालय में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिले में बढ़ रहे कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की गई। वहीं गिरिडीह में भी सरकार के निर्देश के अनुसार लगातार बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए बीती रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, एसडीएम प्रेरणा दीक्षित समेत पुलिस पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ गिरिडीह शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। सभी बाजार के दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स इन सभी को 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश है। इस आलोक में धारा 144 निषेधाज्ञा पूरे जिले में लगा दी गई है। 4 से अधिक लोगों का एक जगह पे अननेसेसरी जमावड़ा नहीं होगा, कोई इंडोर आउटडोर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। सिर्फ शादी और अंतिम संस्कार के मामलों में ही छूट है। 250 लोगों की जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सभी बंद रहेंगे और दिशा निर्देश का अनुपालन पूरे जिले भर में हो जाए, इस हेतु सभी जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। क्लियर कट बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं हैं। खास करके 8 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक जो इसमें रोक लगाए गए हैं, जिन जिन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर उसका अनुपालन कराया जा रहा है। इसमें पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। जो भी इसमें उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। वहीं भागलपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही प्रशासन के द्वारा संक्रमण के रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया खुद की कर रही हैं। इसी को लेकर अपराधियों ने
अधिकारियों ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दूसरे राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों के कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बजट सत्र के बाद पहली बार अपने विभाग की समीक्षा बैठक की और साथ ही कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लाई जा रही नई योजनाओं पर मंथन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि पीएल बैलेंस जून तक खत्म करने के साथ साथ सभी योजनाओं को मई तक निकालने का आदेश बैठक में दिया। विभिन्न डायरेक्टरेट्स के कंसर्न को मई एंड तक, अप्रैल एंड तक 20%, मई में 40%, जून में 40% करके सारे बैलेंस को जीरो करने का निर्देश इस मीटिंग में लिया गया और सचिव महोदय के द्वारा सभी डायरेक्टर्स को दिया गया। जो चुनौतियां हैं, जो भी दिक्कतें आएंगी उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट प्लानिंग है वो इस बात का है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने को शर्मनाक बताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ऑनलाइन उपस्थित रहे। बता दें कि रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि वे आज ही राज्य सरकार को सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी के लिए लिखित आग्रह करें, जिसके बाद 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। और उसके शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त की है और राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले में गंभीरता से ले, चूँकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अगर सीटी स्कैन और अन्य जो पैथोलॉजी की मशीनें हैं अगर उपलब्ध नहीं हैं तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव एवं रिम्स के निदेशक को उपस्थित रहने को कहा था, जिसमें आज उनकी उपस्थिति दर्ज हुई और कड़ी फटकार लगाते हुए माननीय खंडपीठ ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करने और कल फिर इस मामले की सुनवाई के दौरान विस्तृत रूप से इसमें रिपोर्ट लाने को कहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।